नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 12 मार्च 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने समाचार वीडियो हमारे साथ साझा करें, चाहे वह स्थानीय घटनाएं हों, दिलचस्प कहानियां हों या कुछ भी रोमांचक हो, हम जानना चाहते हैं। बेझिझक अपने वीडियो लिंक छोड़ें या हमें टैग करें। आइए जुड़े रहें और उन कहानियों को साझा करें जो मायने रखती हैं। समाचार नंबर 1। सीएम सुखविंदर सुक्खू का बागियों पर तंज, नोट के दम पर बिकने वालों को जनता नहीं करेगी माफ। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जनमत एवं पार्टी विचारधारा के साथ दगा करना हिमाचल की संस्कृति नहीं है। मुख्यमंत्री ने बागियों पर तंज कसते हुए कहा कि जो वोट से जीत कर आते हैं और नोट के दम पर बिक जाते हैं, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। यह लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है। वे अपना ईमान बेचकर चोरी छिपे होटल में भाग जाते हैं और फिर पाप धोने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। वहां भी गंगा मैया ने कहा कि आप इतने पापी हैं कि मैं आपके मैल को साफ नहीं कर सकती हूँ, मैं खुद मैली हो जाऊंगी। और अब बागी ऋषिकेश में तपस्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को कमजोर करना अंतरात्मा नहीं, बल्कि धन आत्मा की आवाज का परिणाम है। वह सोमवार को चुवाड़ी चौगान मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में संवैधानिक परंपराओं का बखूबी निर्वहन करने की दिशा में कुलदीप सिंह पठानिया के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ईमानदारी तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए इनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वर्तमान राज्य सरकार 5 वर्ष तक लोगों की सेवा करती रहेगी। किसान, महिलाएं और युवा ही हमारी ताकत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने सत्ता की लालसा में अफवाहें फैलाई। आम लोगों का बजट पास न हो, इसका षड्यंत्र रचा गया। बजट 2024 से 25 में आम आदमी की आवाज है और 40 वर्षों में पहली बार ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया। इसमें समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। लोकसभा चुनाव में बिकाऊ माल खरीदने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इसके खिलाफ एक आंदोलन रूप में खड़े होकर जवाब दें। मुख्यमंत्री ने कहा, बिकाऊ राजनीति हिमाचल में नहीं चलेगी। राजनीति में स्वच्छता लानी पड़ेगी। यह भ्रष्टाचार के दरवाजे हमें बंद करने पड़ेंगे। हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद कर 2200 करोड़ रुपए का राजस्व जनता के लिए कमाया है। कमाई में से 4% डीए की किस्त जारी की है। पुलिस वालों की डाइट मनी 210 से बढ़ाकर 1000 रुपए की है। इस अवसर पर विधायक नीरज नैयर व मलेंद्र राजन, पूर्व मंत्री आशा कुमारी, पूर्व विधायक सुरेंद्र भारद्वाज, जिला चंबा के कार्यकारी कांग्रेस अध्यक्ष कमल ठाकुर, उपायुक्त मुकेश रेपसवाल के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अलावा गणमान्य लोग मौजूद रहे। उधर मुख्यमंत्री सुक्खू ने सोमवार को ही भटियात हलके के प्रवास के दौरान चंबा चुवाड़ी टनल की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर ही सुरंग निर्माण की डीपीआर तैयार की जाएगी। इस सुरंग के निर्माण से चंबा जिला की प्रदेश के अन्य हिस्से से दूरी कम होगी। मुख्यमंत्री ने चुवाड़ी में सिविल कोर्ट, डीएसपी कार्यालय, मिनी सचिवालय, स्नातकोत्तर महाविद्यालय खोलने तथा फायर ऑफिसर का पद सृजित करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि भटियात के लिए जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोला जाएगा और डलहौजी में भी जल शक्ति विभाग का मंडल कार्यालय बना रहेगा।
समाचार नंबर 2। प्रदेश को 7,000 करोड़ का तोहफा, अनुराग ठाकुर बोले। पीएम ने सौंपा कीरतपुर चौक 4 लेन। केंद्रीय सूचना प्रसारण, खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4,760 करोड़ की लागत से बने कीरतपुर चौक 4 लेन के उद्घाटन को सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए इसे हिमाचल को मोदी सरकार का एक और तोहफा कहा है। उन्होंने 2,253 करोड़ की लागत से 3 नई सड़क परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार प्रकट किया है। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अच्छी सड़कें किसी भी राज्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। मोदी सरकार गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए व कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सड़कों का जाल बिछा रही है। प्रधानमंत्री ने देश हित में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 114 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया है, जिसमें देवभूमि हिमाचल में 4,760 करोड़ की लागत से सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कीरतपुर चौक 4 लेन भी शामिल है। कीरतपुर चौक 4 लेन हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। साथ ही NH 103 पर हमीरपुर बाईपास 2 लेन और शिमलामटोर कॉरिडोर पर 3 लेन का निर्माण, NH 154 के सिहुनी से राजोल खंड को 4 लेन बनाना, पैकेज 2, NH 154 के थानपुरी से परौर खंड को 4 लेन के निर्माण को अपना आशीर्वाद देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी व सड़क राजमार्ग मंत्री गडकरी का आभार प्रकट किया। श्री ठाकुर ने कहा कि NH 21 पर ट्रैफिक दबाव कम करने को कीरतपुर बिलासपुर चौक 4 लेन के निर्माण से आने वाले पर्यटक मनाली तक सुहावना सफर कर सकेंगे। समाचार नंबर 3। 2 घंटे बर्फ में ही दबा रहा परिवार, काजा के लालूंग गांव में हिमखंड गिरने से हादसा, सभी सुरक्षित निकाले। स्पीति मुख्यालय काजा से करीब 23 किलोमीटर दूर लालूंग गांव के एक मकान के ऊपर एवलांच गिरने से परिवार के 4 लोग बर्फ में करीब 2 घंटे तक दबे रहे। यह हादसा 3 और 4 मार्च की आधी रात करीब 2 बजे पेश आया। स्पीति घाटी में बिजली और फोन सेवा बंद होने के कारण देर से प्रशासन को इसकी जानकारी मिल सकी। गांव के एक युवक ने बताया कि घर ने अंगदुई की पत्नी के संग छोडेन के अलावा 3 बच्चे सो रहे थे। एवलांच खिड़की को तोड़कर घर में घुस गया, जिस कारण पत्नी और 3 बच्चे करीब 2 घंटे तक बर्फ में दबे रहे। अंगदुई ने अकेले अपने दम पर एवलांच का मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला। सुबह ग्रामीणों को हादसे की जानकारी मिलने के बाद मदद को पहुंचे। बताया कि अंगदुई का मकान गांव से कुछ दूरी पर स्थित है। एसडीएम काजा हर्ष नेगी ने बताया कि हादसे के दौरान टेलीफोन सेवा बंद होने से घटना की जानकारी देर से मिली। रविवार को ही लालूंग के लिए सड़क मार्ग खुला है। जल्द राजस्व विभाग की टीम को भेजकर नुकसान का आकलन किया जाएगा, ताकि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिल सके। समाचार नंबर 4। 4 लेन से बदली प्रदेश की सूरत, जयराम ठाकुर ने मदद के लिए पीएम मोदी को कहा धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कीरतपुर चौक 4 लेन के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि 4 लेन से हिमाचल की सूरत बदल गई है। पहले चंडीगढ़ से मंडी के लिए 5 से 6 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब यह दूरी आधे से भी कम समय में पूरी हो रही है। प्रधानमंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश में 1 लाख करोड़ की सड़कें बनाए जाने के लिए भी उन्होंने हिमाचल प्रदेश की तरफ से उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस 4 लेन को बनाने में 4,759 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 69 किलोमीटर लंबे 4 लेन को बनाने में लगभग 4 साल लगे। इस प्रोजेक्ट में 5 टनल बनाई गई हैं।
जयराम ठाकुर इस भव्य लोकार्पण कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। जयराम ठाकुर ने कहा कि विश्व स्तरीय सड़कें हिमाचल की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन उद्योग को ऊंची उड़ान देने के लिए सड़कें सबसे महत्वपूर्ण होती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा कि प्रधानमंत्री द्वारा इतनी बड़ी परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए जा रहे हैं। विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिनचर्या का हिस्सा है। प्रधानमंत्री हिमाचल का खास ध्यान रखते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि बीते सप्ताह सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने हमीरपुर के दोसड्ढा स्थित पुलिस मैदान से 4000 करोड़ की परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण किए। पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर विश्वास। शिमला से मटौर के लिए 10,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे मार्ग में टनल, बाईपास, 4 लेन, डबल लेन, फोल्डर बनने के पश्चात कुल 43 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जिससे लोगों का समय बचेगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज हिमाचल में अगर विश्व स्तरीय सड़कें बन रही हैं, यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प और हिमाचल प्रदेश को प्राथमिकता देने के कारण ही संभव हो पा रही हैं। आज पूरा देश सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है। समाचार नंबर 5। वन मित्र भर्ती के साक्षात्कार पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, रुक जाएगी इतने वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया। प्रदेश हाई कोर्ट ने वन मित्र भर्ती के लिए होने वाले साक्षात्कारों पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस रोक के पश्चात प्रदेश के वन विभाग के तहत होने जा रही 2061 वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी। वन विभाग की ओर से मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को बताया कि वन मित्रों की भर्ती के लिए रखे गए साक्षात्कार संबंधी मुद्दा जरूरी स्पष्टीकरण हेतु प्रदेश सरकार को भेजा गया है। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस संबंध में जरूरी निर्णय संभवतः 2 सप्ताह में ले लिया जाएगा। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने इस वक्तव्य के पश्चात वन मित्रों की भर्ती के लिए रखे गए साक्षात्कारों पर रोक लगा दी। हालांकि वन विभाग ने पहले ही कोर्ट को आश्वासन दिया था कि फिलहाल इन भर्तियों के लिए साक्षात्कार नहीं के लिए जाएंगे। मामले के अनुसार प्रार्थी दीक्षा पंवर ने आरोप लगाया है कि वन विभाग वन मित्रों की भर्ती के लिए साक्षात्कार करवाने जा रही है, जबकि 17 अप्रैल 2017 को प्रदेश सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए साक्षात्कार न लेने की अधिसूचना जारी की थी। आरोप है सरकार की अधिसूचना के विपरीत वन विभाग साक्षात्कार करवाकर चहेतों को लाभ पहुंचाना चाहता है। वन विभाग का कहना है कि वन मित्र नियमित पद नहीं है और न ही इनकी सेवा शर्तें नियमित कर्मचारियों की तरह है, इसलिए इन पदों के लिए साक्षात्कार रखे गए थे। मामले पर सुनवाई 22 मार्च को निर्धारित की गई है। समाचार नंबर 6। टॉनी देवी में उल्टी दस्त के मरीज 300 पार। जल शक्ति स्वास्थ्य विभाग ने भरे पानी के सैंपल, ओपीडी में लंबी लाइनें। स्वास्थ्य खंड टॉनी देवी के 5 से अधिक गांव उल्टी व दस्त की बीमारी की चपेट में आ गए हैं। बीमारी की चपेट में आकर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों का आंकड़ा 300 पार कर चुका है। अस्पताल में भारी संख्या में मरीजों का पहुंचना जारी है। अधिकतर मरीज ग्वारडू, लोहाखर, टॉनी देवी, चाहड़, टपरे, बारी, महाड़े, घलोट, सिसवा, भारी, खंदेहड़ा, लड्यो व झनिक्कर गांवों से संबंधित है। मरीजों का कहना है कि पिछले 3 दिन पहले उन्हें उल्टी दस्त अचानक लग गए। सभी मरीजों ने जल शक्ति विभाग के पेयजल टैंकों पर सवाल उठाए। सोमवार को जल शक्ति विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अलग अलग हिस्सों से पानी के सैंपल भरे हैं। इनमें कुछ सैंपल पुराने जल स्रोतों व खातरियों इत्यादि के भी भरे गए हैं।
जल शक्ति विभाग के बारी सेक्शन के कनिष्ठ अभियंता नितिन भारद्वाज के मुताबिक कुल 6 सैंपल बारी के टैंकों और मंदिर की खातरी के भरे गए हैं। जल शक्ति विभाग ने अपने सभी पेयजल टैंकों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया है। सिविल अस्पताल टॉनी देवी में 15 लोगों को भर्ती किया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग को भी इसकी रिपोर्ट मिलते ही स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए विभाग ने अलग अलग टीमें बनाकर इन गांवों में भेजी। बीएमओ डा अवनीत शर्मा का कहना है कि लोगों से बात की गई है, स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा RK अग्निहोत्री ने बताया कि टॉनी देवी क्षेत्र के कुछ गांवों में डायरिया फैलने की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित कदम उठाए हैं। विभाग की 26 टीमों ने क्षेत्र के कुल 27 गांवों का दौरा करके लोगों की जांच की है। समाचार नंबर 7। रोहडू में गाड़ी खाई में लुढ़कने से दादा पोते ने तोड़ा दम, मंदिर के लिए निकला था परिवार, 6 सवार घायल। शिमला जिला के रोहडू उपमंडल के अंतर्गत गुजांदली देवरी घाट संपर्क मार्ग पर चरोट कैंची में एक जीप दुर्घटनाग्रस्त होने से दादा पोते की मौत हो गई है। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा उस समय हुआ जब सभी लोग नारायण मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया है। घायलों का रोहडू अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। चरोट कैंची के समीप चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा। इससे गाड़ी सड़क से करीब 50 मीटर नीचे जा गिरी। इस हादसे में बहादुर सिंह पुत्र बोखला निवासी गांव गुजादंगली जिला शिमला और उनके पोते अक्षत 10 पुत्र कांशी राम निवासी गांव गुजांदली की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों में पूनम पत्नी कांशी राम निवासी गांव गुजांदली तहसील टिक्कर, सत्या देवी पत्नी मंगत राम निवासी गांव बराल तहसील टिक्कर, सीमा निवासी गांव टिक्कर, सीमा पुत्री वीर नेपाली, मीना पत्नी रामू निवासी गांव टिक्कर और अमर पुत्र तुलाराम शामिल हैं। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी रोहडू रविंद्र कुमार नेगी ने बताया कि रविवार को जीप के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस हादसे के कारणों की छानबीन कर रही है। समाचार नंबर 8। सड़क पर बिक रही कलर कॉटन कैंडी में जहर। सोलन में खाद्य आपूर्ति निगम ने भरे थे 7 रंगों की कैंडी के सैंपल। अगर आप भी अपने बच्चों को सड़क किनारे मिलने वाली कॉटन कैंडी, जिसे बुढ़ीपा के बाल या फिर बॉम्बे की मिठाई भी कहा जाता है, दे रहे हैं तो सावधान हो जाएं। बच्चों को शौक से दी जाने वाली इन रंग-बिरंगी कॉटन कैंडी में असुरक्षित केमिकल हैं। विशेषकर पिंक कलर की कॉटन कैंडी में तो प्रतिबंधित रोडामिन भी केमिकल पाया गया है, जो कि किसी भी प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स में बैन है। यह खुलासा नगर निगम सोलन के खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पिछले दिनों शहर में भरे गए इन कैंडीज के सैंपलों की आई जांच रिपोर्ट में हुआ। निगम की खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर में इस कैंडीज को बेचने वाले एक वेंडर से 7 अलग-अलग कलर के सैंपल भरे थे, जिसमें से सफेद रंग वाली कैंडी को छोड़कर बाकी सभी 6 कलर कैंडी के सैंपल फेल हो गए हैं। सोमवार को पहुंची रिपोर्ट के बाद अब निगम के खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग एवं नगर निगम सोलन के सहायक आयुक्त डा अतुल कायस्था ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को शहर में बिकने वाली कॉटन कैंडीज के सैंपल भरकर जांच के लिए भेजने के निर्देश दिए थे। बीते माह 20 फरवरी को हॉस्पिटल रोड पर एक वेंडर इन कैंडी को बेच रहा था, तो उसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जांच के लिए रोका। उसके पास एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 7 रंगों की कैंडीज मौजूद थी।
एफएसओ ने सातों रंग पिंक, ऑरेंज, पर्पल, येलो, सी ग्रीन, व्हाइट और ग्रीन पर्पल मिक्स के सैंपल भरे। इन सैंपलों को कंडाघाट स्थित सीटीएल लैब में भेजा गया। वहां पर सैंपलों की जांच के बाद सोमवार को ही रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें व्हाइट कलर के सैंपल को छोड़कर बाकी सभी कलर की कैंडी के फेल होने की पुष्टि हुई है। पिंक कलर की कैंडी में रोडामिन बी केमिकल होने की पुष्टि हुई है, जो कि प्रतिबंधित है। कैंडी विशेषकर पिंक कलर की कैंडी को बेचने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त फूड सेफ्टी एक्ट के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। समाचार नंबर 9। एफआईआर के बाद विधायक के पिता गायब, इन विधायकों ने दर्ज करवाई है शिकायत। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश में छापामारी शुरू कर दी है। एफआईआर दर्ज होते ही कांग्रेस के बागी व गगरेट के निष्कासित विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा अंडरग्राउंड हो गए हैं। पुलिस विधायक के पिता की तलाश में जुटी है, लेकिन विधायक के पिता कहां हैं, इसका अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर एक एमएलए और एक एमएलए के पिता पर एफआईआर दर्ज की गई है। हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और कांग्रेस के बागी व गगरेट के निष्कासित विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा पर राज्यसभा चुनाव में वोटों की खरीद फरोख्त करने और करोड़ों के लेन देन के आरोप लगाए हैं। मामले की शिकायत विधायक संजय अवस्थी और विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने पुलिस थाना बालूगंज में दर्ज करवाई है। शिकायत में विधायक संजय अवस्थी और विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और कांग्रेस के बागी व गगरेट के निष्कासित विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा पर राज्यसभा चुनाव में वोटों की खरीद फरोख्त करने और करोड़ों के लेन देन के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा दोनों विधायकों ने गैरकानूनी तरीके से सरकार गिराने, विधायकों के 5 से 7 सितारा होटलों में रहने की व्यवस्था करने और हेलीकॉप्टर से बागी विधायकों को ले जाने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के विधायकों ने आरोप लगाया है कि गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा उत्तराखंड में उच्च अधिकारी के पद पर रहे हैं और उन्होंने भाजपा विधायकों के साथ मिलकर सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र रचा था। वहीं पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक पुलिस टीम हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और कांग्रेस के बागी व गगरेट के निष्कासित विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा को हिरासत में नहीं ले पाई है। बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। हिमाचल में पिछले दिनों से जारी सियासी उठापटक से प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। हिमाचल के बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई 12 मार्च को होनी है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। सत्ता पक्ष हो या बागी विधायक या फिर पार्टी कार्यकर्ता या समर्थक, सबके लिए सोमवार की रात काफी लंबी गई। सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। इसलिए सोमवार को प्रदेश की राजनीति का अलग ही अंदाज देखने को मिला। सरकार हो या विपक्षी या फिर बागी विधायक, सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। इसलिए हर कोई अपने अपने समीकरण और कयास लगाता रहा है। इन विधायकों के समर्थक इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि फैसला बागियों के हक में आएगा, तो सुक्खू समर्थक फैसला सरकार के पक्ष में आने को आशावान दिखे। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस सारे मसले पर पूरी नजर बनाए हुए हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। समाचार नंबर 10। पीएम ने हिमाचल को दिए 7,000 करोड़ के तोहफे,
NH के 5 प्रोजेक्ट्स के ऑनलाइन किए उद्घाटन शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हिमाचल को 7,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने NHAI के 5 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इनमें 4,760 करोड़ के 69 किलोमीटर के 2 प्रोजेक्ट का उद्घाटन शामिल है, जबकि 2,253 करोड़ रुपए के 52 किलोमीटर के 3 प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। ये सभी प्रोजेक्ट 2026 तक पूरे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम से 1 लाख करोड़ रुपए के कुल 114 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें 7,013 करोड़ के 5 प्रोजेक्ट हिमाचल के हिस्से आए हैं। इनमें 21.45 किलोमीटर का 207 करोड़ रुपए से निर्मित कीरतपुर से नेरचौक ब्राउन फील्ड पैकेज 1, जबकि 4,553 करोड़ रुपए से निर्मित 48 किलोमीटर का ग्रीन फील्ड पैकेज शामिल है। इस नेशनल हाईवे पर 5 किलोमीटर लंबी 5 सुरंगों का निर्माण किया गया है। ये सुरंगें 37 किलोमीटर का सफर कम करेंगी। इससे यात्रियों के करीब 2.5 घंटे की बचत होगी। इसके अलावा 52 किलोमीटर लंबे 3 प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। इन प्रोजेक्ट पर 2,253 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन प्रोजेक्ट में हमीरपुर बाईपास में डबल लेन मार्ग का निर्माण होगा। 17 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर 739 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही सिहुनी से राजोल तक 698 करोड़ रुपए से 18.5 किलोमीटर 4 लेन का निर्माण प्रस्तावित है। तीसरे प्रोजेक्ट में थानपुरी से परौर तक 4 लेन प्रोजेक्ट का 16.3 किलोमीटर हिस्से का निर्माण शामिल है। इस हिस्से पर 816 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। NHAI ने इन सभी प्रोजेक्ट को पूरा करने के 2026 तक की समय सीमा तय की है। NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित ने बताया कि हमीरपुर बाईपास का निर्माण होने से जाम से निजात मिलेगी। समाचार नंबर 11। चुनाव से पहले सौंपे जाएंगे दायित्व, कांग्रेस हाईकमान ने मांगी ब्लॉक पदाधिकारियों की सूची। प्रदेश कांग्रेस ने ब्लॉक और जिलों में गठित कमेटियों की सूची तलब की है। जिलाध्यक्ष इन सूचियों को 1 सप्ताह में शिमला भेजेंगे। सूची में शामिल सभी पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काम बांटे जाएंगे। यह बात संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में इसे जो भी जिम्मेदारी या दायित्व सौंपा गया है उसे उन्हें हर हाल में पूरी निष्ठा के साथ पूरा करना होगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित सभी मंत्री और पार्टी नेता चुनाव प्रचार के लिए मैदान में डट जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त केंद्रीय आलाकमान से भी राष्ट्रीय नेता प्रदेश में चुनाव रैलियों को संबोधित करेंगे। श्री किमटा ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस सरकार मजबूती के साथ खड़ी है। चुनाव परिणामों के बाद बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारियों, बूथ और BLA को भी पार्टी की ओर से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश में कांग्रेस सरकार पूरी तरह मजबूत है और प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अपनी जीत का परचम लहराएगी। जिलाध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों से पूरे तालमेल के साथ कार्य करने और इसकी पूरी रिपोर्ट चुनाव घोषणा के साथ ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में स्थापित किए जाने वाले चुनाव वार रूम को भेजने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार को अस्थिर करने का जो प्रयास कर रही है उसमें उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। समाचार नंबर 12। विधायकों पर बयान बिल्कुल सही नहीं, परमार काजल का आरोप, सरकार को नहीं प्रदेश की चिंता।
प्रदेश के चुने गए विधायकों को काला नाग व काली भेड़े कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार अल्पमत है, ऐसे में सीएम सुक्खू को नैतिकता के आधार पर अपने पद छोड़ देना चाहिए। यह बात हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, कांगड़ा चंबा प्रभारी व सुलाह विधानसभा क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह परमार तथा प्रदेश भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक पवन काजल ने संयुक्त बयान में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के मुखिया द्वारा विधायकों को कभी काले नाग कहा जाता है तो कभी उन्हें काली भेड़े कहा जाता है। ये शब्द मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को शोभा नहीं देते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा चुने हुए विधायकों के लिए इस तरह के शब्द कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से सीएम बागी विधायकों पर टिप्पणी कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि सीएम सुक्खू डरे हुए हैं। समाचार नंबर 13। प्रदेश में इस दिन से बिगड़ेगा मौसम, विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। प्रदेश में कल यानी बुधवार से मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है। आगामी 72 घंटे के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। बर्फबारी प्रभावित इलाकों में खास एहतियात बरतने की भी सलाह दी गई है। हालांकि मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है, जबकि 12 मार्च की रात से पश्चिमी विक्षोभ भारतीय सीमा में प्रवेश करेगा और इससे हिमालयी क्षेत्र प्रभावित होंगे। इसका असर प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के रूप में देखने को मिलेगा। इस बीच सोमवार को भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्का हिमपात हुआ है। केलांग में 3 सेंटीमीटर, गोंदला में 2.8 सेंटीमीटर, कुकुसमेरी में 1.6 सेंटीमीटर, कल्पा और सांगला में 0.2 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि रिकांगपियो में 0.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। प्रदेश में ऊना में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। यहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जबकि भुंतर में 25.4 डिग्री, धौलाकुआं में 25.1 डिग्री, बिलासपुर में 24.4 डिग्री, चंबा में 24.1 डिग्री, नाहन में 22.8 डिग्री, धर्मशाला में 19.7 डिग्री, सोलन में 23 डिग्री, मनाली में 18.7 डिग्री और भरमौर में 17.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से सावधान रहने का आह्वान किया है। इस दौरान हिमस्खलन का भी खतरा बना हुआ है। 10 दिन में 22 लोगों की मौत। बीते 10 दिन में प्रदेश भर में बारिश के बाद हुए हादसों के दौरान 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 41 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अब तक राज्य सरकार को 2,58,00,000 रुपए का नुकसान हो चुका है। आपदा प्रबंधन विभाग ने पीडब्ल्यूडी, बिजली बोर्ड और जल शक्ति विभाग से भी नुकसान की रिपोर्ट मुख्यालय भेजने का आह्वान किया है। इस अवधि के दौरान 10 मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनमें 3 पक्के जबकि 7 कच्चे मकान हैं। 86 घर आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनमें 79 मकान कच्चे हैं। समाचार नंबर 14। वन भूमि पर 9 दशकों से बसे वन गुज्जर के 61 परिवारों ने वन अधिकार कानून के तहत दावे किए। जिला सिरमौर के पोंटा साहिब उपमंडल की अजोली पंचायत में पिछले करीबन 9 दशकों से बसे जम्मुखाला और छल्लूवाला क्षेत्र के 61 परिवारों ने सोमवार को वन अधिकार कानून 2006 के तहत अपने व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार के दावे उपमंडल स्तरीय समिति अध्यक्ष
उपमंडल अधिकारी गुंजित सिंह चीमा, पोंटा साहिब को सौंपे। वन अधिकार कानून 2006 केंद्र सरकार द्वारा पारित एक ऐसा कानून है जो अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी जो 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि को उपयोग में ले रहे हैं के व्यक्तिगत, सामुदायिक एवं सामूहिक वन संसाधन के प्रबंधन के अधिकार सुनिश्चित करता है। ये सभी वन गुज्जर परिवार मुख्य रूप से एक घुमंतू पशुपालक व अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले हैं। गर्मियों के दौरान 6 महीने तक अपने मवेशियों को चराने के लिए ऊपरी धारों पर रहते थे और सर्दियों के दौरान पांवटा साहिब में अपने डेरों में चले जाते थे। गौर हो कि 70 के दशक में वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बनाए जा रहे थे। उस समय वन विभाग ने उन्हें जमीन देने के आश्वासन के बदले में सिरमौर जिले के चूड़धार क्षेत्र से चराई और शिविर परमिट देना बंद कर दिया था, जो कि पांवटा साहिब में बसे कई परिवारों के लिए हुआ था। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी सिरमौर के अध्यक्ष कैप्टन सलीम ने बताया कि आज तक सरकार द्वारा इन्हें बसाया नहीं गया, जिसके कारण ये लोग आज तक भूमिहीन हैं और राजस्व दस्तावेजों में कोई भी रिकॉर्ड न होने के कारण इनको अनुसूचित जनजाति और हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कत आती है। साथ ही बैंक से इन्हें लोन एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। यहाँ तक कि यह लोग झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर है और पक्के मकान बनाने से वन विभाग मनाही करता है। उधर ग्राम पंचायत अजौली के उप प्रधान वजीर ने कहा कि इन परिवारों के गांव वन भूमि में बसे होने के कारण आधारभूत सुविधाओं से वंचित है। इन्हीं कारणों से उन्होंने वन अधिकार कानून 2006, जिसमें ये प्रावधान है कि ऐसे असर्वेक्षित गांव जो वनों में बसे हैं उनको राजस्व गांव में बदला जा सकता है के तहत दावे किए हैं। इस अवसर पर वन अधिकार समिति के सचिव गामी ने कहा कि वन अधिकार कानून की प्रक्रिया को पूरा करने में 2 साल से अधिक समय लगा और साथ ही काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। आखिरकार सोमवार को 61 दावे उपमंडल अधिकारी पोंटा साहिब को सौंपने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी परिवारों को उम्मीद है कि कानून के तहत उन्हें वन अधिकार के पट्टे जल्द से जल्द दिए जाए। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।